अपने एनरोलमेंट को यकीनी बनाने के लिए आप 03002024 पे राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। अल्लाह हमारी इस कोशिश को बराबर करे और हमारे सफर को आसान भी करे और मुख्तर भी करे। मैं ये सारा कुछ कर सकता हूँ, अल्लाह मुझे नवाज सकता है तो आपको भी नवाज सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा आपसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि अगर आप अपनी तैयारी के दौरान दुरूद शरीफ को और रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा को ज़ादिरा बना लेंगे तो खुदाए वाहिद इस चीज़ की गारंटी देता है कि आपका जो सफ़र है कामयाबी का वो मुख्तसर ही नहीं होगा, आसान भी हो जाएगा। तो इसलिए आपको बाकी आपके मुकाबले के जो लोग हैं, जो आपके रेवलरी हैं, उनसे एक ही चीज़ में मुमताज़ करना है, वो है आपकी ये दो चीज़ें। मेरे यूट्यूब चैनल पे ये तड़के के नाम से वीडियो मौजूद है। सो इन दोनों चीज़ों को अपना फितरत सानिया बना लें, अपनी ज़ात का हिस्सा बना लें, इंशाल्लाह कामयाबी आप कदम चूमेंगी। और तैयारी के लगे रहें, जुड़े रहें, यही एक गारंटी है अपने कामयाबी की। परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी, इसके अलावा कोई और नुस्खा कीमिया नहीं है। ये जो मैंने आपको बता दिया इसको पल्ले बांध दें इंशाल्लाह। सो क्यूएसओ को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन 20। सेक्शन 20 बेसिकली दो चीजें हमारे पास होती हैं, यानी जो हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना, ये सारा अब रेलिवेंसी का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी चीज हमारा जो असल जेर बहस मसला है ना, वो खा कोर्ट में कोई चीज साबित करनी है या दौरान तफ्तीश किसी चीज के बारे में जिसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। बाज़ औक़ात एक ऐसी चीज हमारे सामने आ जाती है जिसे हम कहते हैं यार ये भी एक रेलिवेंट चीज है, जिस तरह वाजिब टकर गवाह है। हम वो कहते हैं कि यार अदरवाइज उसका कोई रेलिवेंसी बनती ही नहीं है, लेकिन उसका वहां पे उस टाइम गुजरना, वो रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू से इस तरह असरअंदाज हुआ, वो उसका उकयन वकूफ पजीर होना उसका इस तरह असरअंदाज हुआ कि वो रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू के साथ अटैच हो गया। अब वो चीज भी क्या हो गई, रेलिवेंट फैक्ट हो गई। इसलिए अब हम उस चीज को नहीं छोड़ सकते, उस चीज को नहीं छोड़ सकते हम। यानी सेक्शन 20 ये कहता है ऐसे वाकयात जो वाकयात मुतलका यानी रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू तनकीद तलब वाकयात, ऐसे यानी कौन से वाकयात, ऐसे कोई भी वाकयात हो सकता है जो इन दोनों पर असरअंदाज हो रहा हो, जिनका वकूफ पजीर होना इनके साथ अटैच हो रहा हो, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होगी। सिंपल यही बात है, इसके अलावा सेक्शन 20 में कोई चीज नहीं है। उर्दू सुन ले, ऐसे वाकयात जो वाकयात मुतलका या वाकयात तनकीद तलब का फौरी या बसूरत दीगर बायस बने, सबब हूं या नतीजा हूं, यानी जिसकी वजह से रेलिवेंट फैक्ट वकूफ पजीर हो रहा है या फैक्ट इन इशू वकूफ पजीर हो रहा है, तो वो हमारे लिए अहम हो जाएगा। वो कैफियत जिस तरह की भी हो जिसके तहत वो वकूफ पजीर हुए या जिनसे इनके वकू या मामला का मौका पैदा हुआ हो, वो क्या कहता है, वाकयात मुतल्लिका हैं, रेलिवेंट फैक्ट हैं। बेसिकली ये रेलिवेंट फैक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, अब यानी रेलिवेंट कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं ये बताया जा रहा है। इसके बाद यानी इस सेक्शन 20 में उन फैक्ट्स को रेलिवेंट फैक्ट कहा गया है जो अदरवाइज फैक्ट इन इशू से मुतल्लिका नहीं होते, लेकिन उनका वकूफ पजीर होना किसी ना किसी हवाले से फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के साथ अटैच हो रहा है, असरअंदाज हो रहा है, इसलिए वो भी हमारे रेलिवेंट फैक्ट बन गए हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, सेक्शन 21, वो भी है ना हमारे सिलेबस में, 21 है। अब हम पूछते हैं यार तफ्तीश में या अदालत में कोई चीज एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर पेश करनी हो, कौन सी, एडमिसिबल, यानी वो चीज काबिले अदहाल शहादत है। अब जब हमने 20 की बात की, 20 कहता है कि ऐसी कोई भी चीज काबिले अदहाल शहादत हो सकती है जिसका वकूफ पजीर होना वो फैक्ट इन इशू के साथ असरअंदाज हो रहा हो, ऐसी ट्रांजैक्शन बने, ऐसा एक सिलसिला बने, ऐसी एक कड़ी कायम कर दे जो किसी ना किसी हवाले से फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट पे असरअंदाज हो, तो वो फैक्ट भी क्या हो जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। यानी उर्दू में क्या कहेंगे, वो काबिले अदहाल शहादत हो जाएगा।
ये हो गया। अब 21 कहता है कि किसी चीज का मोटिव भी, वो भी काबिल अदालत शहादत हो सकता है, क्योंकि मोटिव भी फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट के साथ अटैच होता है, वो भी रेलिवेंट फैक्ट बन सकता है। असल चीज ये है तनकी तलब, और दूसरा है वाकयात मुतल्लिका। क्या है? वाकयात मुतल्लिका, यानी ये कौन से फैक्ट्स हैं जो इस तरह मुतल्लिक हो रहे हैं, किसके? फैक्ट इन इशू के, अदरवाइज नहीं है रिलेटेड, लेकिन उनका वकूफ पजीर हो जाना वो असरअंदाज हो रहा है। अब जो चीज वकूफ पजीर हुई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, यानी वो हमारे लिए रेलिवेंट फैक्ट बन गई है। यानी मैं इस चीज को असरअंदाज नहीं कर सकता अब कि यहां से ये गुजर रहा था, अदरवाइज जो बंदा गुजर रहा है, जहां पे मर्डर हुआ है खुदा ना खास्ता, एक बंदा वहां से गुजर रहा है और कोई नहीं है, अब उसका गुजरना उसी सिलसिले की कड़ी नहीं बन गई? सेम ट्रांजैक्शन में, यानी उस टाइम वो वकूफ पजीर हो रहा है, वो उसका गुजरना अब हम उसको रेलिवेंट फैक्ट बना लेंगे कि हां ये रेलिवेंट बंदा अब है, अदरवाइज नहीं है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन बन रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये भी रेलिवेंट फैक्ट है। ये है 20वां। अब 21 में उसने कहा कि किसी का मोटिव या प्रिपरेशन, हम कहते हैं ना कि आपने जिस मुल्ज़िम की बेल लगी हुई है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड साहब का भी लेके जाएं। अब उसने कहा, मैंने बताया है कि ये जो हम सारे पढ़ रहे हैं ये बता रहा है कि कौन कौन सी चीज रेलिवेंट हो सकती है। पहले उसने बताया कि अगर वकूफ पजीर होने वाली एक कड़ी बन जाए तो वो जो वाकया वकूफ पजीर हो रहा है बेशक वो रेलिवेंट ना हो, अगर इन दोनों पे असरअंदाज हो रहा है तो वो चीज रेलिवेंट बन जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या कहा, अब 21 के अंदर उसने कहा कि किसी का मोटिव, हम तफ्तीश कर रहे हैं या ट्रायल के अंदर मैं बतौर जज किसी चीज को देख रहा हूं तो मैं देखूंगा कि इनकी वजह नाद क्या है, ये चीज बाई चॉइस हुई है या बाई चांस हुई है, इसको कहते हैं मोटिव। जो मोटिव है वो भी रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा, कंडक्ट भी रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। मेरे पास एक इंक्वायरी चल रही है, 302 का सिलसिला है। वो कहते हैं 2012 में एक दफा इन्होंने हमारे जो भाई जो कत्ल हुआ इसको मारा था 2012 में। मैंने कहा उसके बाद, कहते हैं जी इस सानेहा से 4 महीने पहले भी लड़ाई हुई थी। यह है प्रीवियस कंडक्ट। अब ये रेलिवेंट बन जाएगा, हम देखेंगे कि ये रेलिवेंट किस कदर है। बात समझ आई? मोटिव, प्रीवियस कंडक्ट। अब हमने एक चीज डिसाइड करनी है, मैं सिविल जज बैठा हूं कोर्ट के अंदर, या मैं इंक्वायरी अफसर हूं या मैं तफ्तीशी अफसर हूं, मैं देखता हूं हां जी ये बंदा फर्स्ट ऑफेंडर है या रिपीटर है। अब ये फर्स्ट ऑफेंडर या रिपीटर उसका कंडक्ट को एस्टेब्लिश करेगा। अब उसका कंडक्ट भी हमारे लिए रेलिवेंट फैक्ट बन गया, और रेलिवेंट फैक्ट ही बेसिकली फैक्ट इन इशू को सपोर्ट कर रहा होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाइए। वो कहता है कि मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट वो भी रेलिवेंट हो सकता है। सिंपल ये चीज है, कोई इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। एनी फैक्ट इज रेलिवेंट। वो कहता है कोई भी फैक्ट है वो रेलिवेंट हो सकता है। विच शोज आर कॉन्स्टिट्यूट, जो जाहिर करे या बनाए किस चीज को? आप मोटिव, यानी ऐसा कोई भी काम जिससे पता चले भी इसने तैयारी की थी इस चीज की। ये सर एक रात पहले आके वहां से ना वेपन लेके गया था। अब उसका ये जो कंडक्ट है, इसका जो मोटिव है वो भी रेलिवेंट है। हम ये क्या किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी चीज किस किस तरह रेलिवेंट हो सकती है। ये चैप्टर सारा किससे मुतालिका है? रेलिवेंसी से मुतालिका है। 2 चीजें याद रखिएगा समझने वाली चीजें इसमें। ऑब्जेक्टिव को इस तरह की वो 2-4 चीजें हैं, प्लिया फेलिबाई, उसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन, ये हम देखेंगे, वंचकर गवाह, ये देखेंगे किस किस सेक्शन में ये आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये समझने वाली चीजें इसमें ऑब्जेक्टिव इतनी नहीं उठाएगा। 2 चीजें हैं, फैक्ट इन इशू क्या है, रेलिवेंट फैक्ट क्या है। 2D और 2-3 जो मैंने कहा, ये आपने 2 देख लेने हैं। अच्छा, अब ये सारे वाकयात मुतल्लिका और तनकीद तलब वाकयात के साथ जो चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगी उनको हम फैक्ट्स बनाते जाएंगे कि वो हमारे रेलिवेंट फैक्ट के साथ अटैच हो रहे हैं, इसलिए वो चीज भी काबिले अदखाले शहादत है, एडमिजिबल पीस ऑफ एविडेंस है, वो बन जाएगा। अब उसने कहा कि जो चीज
उसका कोई रवैया हो, बिहेवियर हो, कंडक्ट हो जो जाहिर करे या बनाए कोई मोटिव या उससे जाहिर हो रहा हो कि फलां चीज की तैयारी कर रहा है, तो वो चीज भी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट बन जाएगी। क्लियर हो गया? आगे कंडक्ट का कहा, द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और एनी एजेंट टू एनी पार्टी, कि कोई कंडक्ट है किसी पार्टी का या पार्टी के एजेंट का किसी भी कानूनी मामलात के अंदर, सूट और प्रोसीडिंग in reference to such suit or proceeding or in inference to any fact in issue therein relevant thereto, and the conduct of any person an offense against whom is the subject of any proceeding is relevant if such conduct influences are influenced by a fact in issue are relevant and whether it was previous or subsequent। हाँ जी, इसमें ये कहता है कि बाद में हम देखते हैं कि सर ये जो इसने मर्डर किया है ये इस वजह से क्योंकि इनके दरमियान कानूनी मामला चल रहे हैं अदालतों के अंदर। अब उन कानूनी मामलात का चलना हम देखेंगे किस हद तक रेलिवेंट है, नंबर 1। नंबर 2 उसने कहा कि अगर उनका इंफ्लुएंस हो रहा है रेलिवेंट फैक्ट पे या फैक्ट इन इशू पे, उन कानूनी मामलात का या किसी भी चीज का या उनके कंडक्ट का या मोटिव का, तो हम कहेंगे कि वो चीज भी रेलिवेंट है। सिंपल, क्लियर हो गया? अब उर्दू देखते हैं इसकी। मुहर्रिक तैयारी या साबका तर्ज अमल, कोई वाक्या मुतल्लिका है यानी वो रेलिवेंट है जिससे किसी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के मुहर्रिक या तैयारी का इजहार होता हो, यानी जिस चीज के बारे में तफ्तीश की जा रही है, जिस चीज के बारे में तफ्तीश की जा रही है, ट्रायल चल रहा है, अब कोई ऐसा कंडक्ट वो सब्सिक्वेंट हो या उससे पहले का हो, वकूफ पज़ीर होने के पहले का हो, वो भी रेलिवेंट हो सकता है अगर उसका वकूफ पज़ीर होना, मैंने कहा कि इनके ऊपर असरअंदाज हो रहा हो तो। सिंपल ये है कि इसकी तश्कील होती है, वो रेलिवेंट चीजें हो सकती हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाए जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 22, आर्टिकल 22 क्या कहते हैं? शनाख्त परेड जो आपकी होती है ना, आपकी शनाख्त परेड इसी आर्टिकल के थ्रू रेलिवेंट बनती है। आइडेंटिफिकेशन परेड, आर्टिकल 22 अब याद रखिएगा ये आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन परेड का ये ऑब्जेक्टिव यहां से निकाल लेगा कि किस आर्टिकल के अंदर है, किस में है? 22 आर्टिकल के अंदर है। सुनिएगा, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन आर इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट। अब आइडेंटिफिकेशन परेड क्या करती है? बेसिकली हमने क्या करना है, काज ऑफ डेथ या हमने किसी बंदे की पहचान करनी है और उसकी पहचान का होना वो किस तरफ ले जाता है? रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू की तरफ ले जाएगा। रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू को क्या कहेंगे और रेलिवेंट फैक्ट को क्या कहेंगे? फैक्ट इन इशू को क्या कहेंगे? वाक़यात मुतल्लिका। और फैक्ट इन इशू तनकी तलब जो है हमारे, वाक़यात मुतल्लिका इसे कहते हैं। ठीक है, वो कहता है कि कौन सी चीज जो है ना वो रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू को एक्सप्लेन कर सकती है। लेकिन मैंने कहा यही बंदा था जिसने मेरे साथ ज्यादती की, रॉबरी की या डकैती की। आपको कैसे पता चला? मैंने उस टाइम रोशनी में यह पहचान लिया था, अब मैं उसको पहचान रहा हूं। अब बाद में आपका एक प्रॉपर डेकोरम और तरीकाकार के साथ उसको पहचानना, अब ये जो आपका अमल है ये एक हकीकत नहीं बन गई। अब ये जो पहचानना है ये रेलिवेंट बन जाएगा। किससे? फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से। सुनिएगा जरा, वो कहता है फैक्ट नेसेसरी टू। अब वो जो आइडेंटिफिकेशन परेड की है हमने, वो एक्सप्लेन कर रही है
वो कहता है किसको? फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करने के जरूरी हैं वो फैक्ट्स, आर इंट्रोड्यूस, किसको? अब आगे दो चीजें उसने लिखी हैं, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को। यानी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को जो चीजें एक्सप्लेन करती हैं वो भी हमारी क्या हो गई? रेलिवेंट फैक्ट हो गई, वो भी काबिल दहाड़ चीज होगी। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस आ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, या आर की जगह में फैक्ट लिख लो, या ऐसा फैक्ट which support or rebut an inference suggested by fact in issue or relevant fact, या ऐसा कोई भी एक्शन जो रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू के हवाले से जो हमारा इन्फ्रेंस ड्रा हुआ है। इन्फ्रेंस काशिफ कहते हैं जो आपका माइंड बने किसी चीज को देख के। वो कहता है कि हमारा मकसद क्या है, हम रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू को या प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है। अब ऐसी भी कोई भी चीज जिसको एक्सप्लेन करने से या इंट्रोड्यूस करने से फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट या प्रूव हो या डिसअप्रूव हो, तो वो चीज जिसकी एक्सप्लेनेशन है वो भी हमारी रेलिवेंट फैक्ट होगी। क्लियर हो गया? यानी नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस आ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, या विच सपोर्ट और रिबट, जो सपोर्ट करे, जो तायद करे, या रिबट मीन तरदीद कर दे, किसकी? रेलिवेंट फैक्ट की या फैक्ट इन इशू की, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। या विच एस्टेब्लिश, बड़ा इंपॉर्टेंट, जिससे आइडेंटिफिकेशन पीरियड निकलता है, ये है वो। तीसरा, आर विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन। अब आइडेंटिफिकेशन परेड में ही जाके हम उसकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश कर देते हैं उस चीज की, कि हां ये वाकई वो बंदा है जिसने ज्यादती की थी। वो इलाका मजिस्ट्रेट जाता है, एक स्पेशल डेजिग्नेट नोटिफाइड पर्सन होता है, वही जाके जेल के अंदर वो डमीज खड़े कर दिए जाते हैं, मुद्दई को कहा जाता है कि हाँ जाके पहचान ले, तो वो जाके पहचान लेता है ये मेरा बंदा है। अब उसका ये पहचानना कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम देखें, बेसिकली ये प्रोसीडिंग्स है, ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन परेड प्रोसीडिंग्स हुई है ना, एक लीगल प्रोटेक्शन में, लीगल कवर के अंदर, लीगल शेड में, जिसमें एक सिविल जज जिसको नोटिफाई किया हुआ है वो कहां जाता है? जेल के अंदर जाता है जहां में मुलजम बंद है। अब उस मुलजम जैसे, उसके फीचर जैसे, उसके नकूश जैसे 4-5 और डमीज उसके साथ खड़े कर दिए जाते हैं। मुद्दई ने अभी मुंबई में देखा होता है ना, मुद्दई नहीं जानता उसको। आइडेंटिफिकेशन उस शख्स की होती है जिसको दूसरा बंदा पहचानने वाला उसने एक ही दफा देखा है, बस उससे पहले नहीं जानते। अब वो बंदा जो सिविल जज साहब हैं वो कोर्ट में जाते हैं, वो जेल में जाते हैं, जाके ये प्रोसीडिंग्स करवाते हैं। अब इन प्रोसीडिंग्स का जो रिजल्ट है वो रेलिवेंट बन रहा है, क्योंकि इससे या प्रूव होना है या डिसप्रूव होना है, या प्रूव होना है या रिबट होना है, या तायद होनी है या तरदीद होनी है, किसकी? रेलिवेंट फैक्ट की या फैक्ट इन इशू की। तो इसलिए ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये भी अब हमारे रेलिवेंट हो जाएगी, काबिल दहाड़, इसलिए कहते हैं ये बन गई। ये होगी वाज़ेह उसने लिखा है। या ऐसे फैक्ट्स जो आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करें किसी भी चीज की, वो किसी चीज की भी हो सकती है या किसी पर्सन की भी हो सकती है, हुज आइडेंटिटी इज रेलिवेंट, जिसकी शनाख्त मुतल्लिका हो, या ऐसे फैक्ट्स जो फिक्स द टाइम और प्लेस। अब वो जो प्रोसीडिंग होगी वो टाइम के हवाले से भी हो सकती हैं, वो जगह के हवाले से भी हो सकती हैं, एट विच एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हैपेंड, जहां पे भी वो रेलिवेंट फैक्ट हुआ है, विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय होम सच फैक्ट वाज ट्रांसैक्टेड और रेलिवेंट फैक्ट इन एज दे आर नेसेसरी फॉर द पर्पस। यानी इसका पर्पस सिंपल ये है, आर्टिकल 22 का बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स जिससे रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू की तरदीद हो या तायद हो, और वो किसके जरिए हो? आइडेंटिफिकेशन के जरिए हो। वो किसी पर्सन की हो सकती है, वो किसी प्लेस की हो सकती है। तो ये सारी प्रोसीडिंग्स क्या बना देंगी? एक फैक्ट को भी रेलिवेंट फैक्ट बना देंगी।
यानी एक आम इनरेलीवेंट फैक्ट को वो रेलिवेंट बना देंगी और वो काबिल अदखाल शहादत हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब इसके सेक्शन आप नोट कर लें। ये है 13 CBQSO का इससे मुतालिका है 13C 13CQSO पुलिस रूल का लिखे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 2632 आइडेंटिफिकेशन पुलिस रूल 26, ये आपकी ऑब्जेक्टिव आ सकती है। आइडेंटिफिकेशन परेड का आर्टिकल कौन सा है? 22 और पुलिस रूल बाब फिक्रा 2632 पढ़ लीजिएगा ये। और हाई चैप्टर 1C है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3। चैप्टर 1C हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 3 उसका चैप्टर 1C है जो आइडेंटिफिकेशन परेड से डील करता है। अब सुन ले उर्दू में इसका 22। ऐसे वाकयात जो किसी रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू की तशरीह करने, यानी हमने बेसिकली याद रखिएगा कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हमारा स्टैंडर्ड है। अब फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से जो चीज उसको रिबट करेगी, उसको सपोर्ट करेगी, वो हमारी रेलिवेंट चीज बनती जाएगी, वो हमारी काबिल अदखाल शहादत होती जाएगी। इस चीज को हम इंपॉर्टेंस देंगे। ये बेसिकली आपकी तफ्तीश, आपका ट्रायल, आपकी इंक्वायरी, किस किस चीज को आप शामिल इंक्वायरी, शामिल तफ्तीश या शामिल ट्रायल कर सकते हैं, ये सारी चीजें यही चैप्टर्स बताएगा जो रेलिवेंसी का चैप्टर है। किसका? रेलिवेंसी। ये सारी हमने 20, 21, 22 का रेलिवेंसी देखनी है। आगे जितने भी पढ़ रहे हैं, आगे जब हम जाएंगे उसके अंदर कन्फेशन और एडमिशन के अंदर, वहां तो क्लियर कट हो जाएगा, उसने तस्लीम कर लिया है। यहां पे अभी हम तफ्तीश, इंक्वायरी, ट्रायल चला रहे हैं। यहां पे देखेंगे कि फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट के साथ कौन कौन सी चीज मुतल्लिका हो सकती है और उनको भी फिर हम वेटेज देंगे। वेटेज देने का मकसद कि वो चीज भी काबिल अदखाल शहादत, यानी कोर्ट में बतौर एडमिसिबल, यानी कोर्ट उसको कबूल करे। अब अदरवाइज मैं सीडीआर क्यों पेश कर रहा हूं? एक वजनकर गवाह है या 4 बंदे होटल पे बैठे आपस में डिस्कस कर रहे थे कि यार बड़ा अच्छा हुआ उस दिन हम बच के निकल गए, पता ही नहीं चला। अब एक बंदा सुन रहा था जो मेरा हमसाया था, उसने कहा यार उस रात तो उसके साथ वारदात हुई थी जिसकी ये बात कर रहे हैं। अब उसने जाके मुझे बता दिया। अब ये देखें कितना जबरदस्त रेलिवेंट फैक्ट बन गया कि असल फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट को सपोर्ट कर रहा है। इसलिए जब मुझसे पूछते हैं आईओज, मैं कहता हूं कि जब भी आपने एक नामालूम बंदे को ततीमा बयान के थ्रू नामजद करना है तो काइंडली ऐसा सीन क्रिएट कर दिया करें कि वो एक चेन बन जाए। कि कैसे पता चला अब आपको कि आपकी चोरी या वारदात इन लोगों ने की है? चेन बन गई ना। तो 4 बंदे एक होटल पे बैठे बात कर रहे थे, 2 बंदे बैठे बात कर रहे थे और एक बंदे ने सुन ली। वो मुद्दई खुद भी हो सकता है, वो मुद्दई का जानने वाला दोस्त भी हो सकता है, वो आके मुद्दई को बता दे। अब इन दोनों के 161 के स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ये है रेलिवेंसी जो हम 20, 21 और 22 के अंदर देख रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन परेड भी बेसिकली हमारे रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू के साथ अटैच हो रही है। ठीक है, 26-32 नहीं भूलना, आर्टिकल 22 नहीं भूलना और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 3 वो नहीं भूलना। अब वो कहता है कि ऐसे कोई भी वाकयात जो वाकयात तनकी तलब या वाकया मुतल्लिका तशरीह करने या उसको पेश करने के लिए जरूरी हो, या किसी वाकया तनकी तलब या वाकया मुतल्लिका से पैदा शुदा किसी क्यास, देखो ना आपने एक बात की तो मेरा क्यास बन गया यार, ऐसी सिचुएशन बनी, मैंने कहा यार ये ऐसे होगा, ये चीज भी एक रेलिवेंट फैक्ट बन जाएगी जो मेरे फैक्ट इशू को सपोर्ट कर रही है। बात समझ आ गई सारी? यानी इन सेक्शन आर्टिकल्स के अंदर जस्ट हमने रेलिवेंसी को एस्टेब्लिश करना है कि कौन कौन सी चीज रेलिवेंट हो सकती है। लाइक हम देखें एक नामालूम मर्डर है, अनट्रेस मर्डर है, हम देखेंगे जी इसकी उस रात जो जिनके ऊपर इल्जाम आ रहा है, हम पूछेंगे जी आपको मुद्दइयों ने क्यों नामजद की है, आप वजह बताएं। या हम मुद्दई उनसे पूछेंगे जी आपने क्यों उनको नामजद किया है।
कुछ 4 आप वजूहात बताएं। मुलजमान से पूछेंगे जी आप मुलजमान नहीं, कुछ 4 वजूहात बताएं। ये जो चीजें हैं ये एस्टेब्लिश कर देंगी, कनेक्शन बनाएंगी। वर्ड पीछे 20 के अंदर एक सेम ट्रांजैक्शन का यूज हुआ था कि वो चीजें इस तरह जुड़ जाएं, वो सीडीआर हो, आइडेंटिफिकेशन परेड हो, वालचक्र गवाह हो, 161 का बयान हो, ततीमा बयान हो, वो ऐसी सीक्वेंस बना दे कि वो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के साथ जुड़ जाए, तो उसे क्या कहेंगे कि वो भी चीज रेलिवेंट बन गई है। क्लियर हो गया? ये आपका है जी 22, बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है 24। ये जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्ली ऑफ एलिबाई। मैं वहां पे मौजूद ही नहीं था। कितनी बड़ी एक एविडेंस है। अब ये देखें, बेसिकली मर्डर है ना। अब जिस बंदे के ऊपर इल्जाम है भाई वो जहां मर्जी फिरे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। लेकिन जब वो ये प्ली ले रहा है कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है कि मैंने ये किया है, हालांकि मैं तो उधर मौजूद ही नहीं था, अब हम कहेंगे आप कहां मौजूद थे, एस्टेब्लिश करो। अब ये वो एस्टेब्लिश करेगा कितनी बड़ी उसने प्ली ले ली है और ये प्ली हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस हो गई। ये है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट कि आपने उसको कैसे जोड़ना है। अब ये आपका जो आर्टिकल 24 है वो कहता है ऐसे फैक्ट्स, मैंने कहा जहां मर्जी फिरे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हमारे फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के साथ अटैच हो गया तो वो फिर रेलिवेंट बन जाएगा। सो बात समझ आई? बाद औक़ात ऐसे हकायक सामने आ जाते हैं जो अदरवाइज रेलिवेंट नहीं होते, लेकिन वो रेलिवेंट बन जाते हैं। ये है 24। सुने, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, अदरवाइज रेलिवेंट नहीं होते, मे बिकम रेलिवेंट, वो रेलिवेंट बन जाते हैं। ये है प्ली ऑफ एलिबाई। देखो, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट। अब यहां पे जो बंदा क्लेम कर रहा है ना, याद रख लें, अदरवाइज सारा बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? मुद्दई पे है, उसने साबित करना है। अब यहां पे ये ऑब्जेक्टिव आपकी बनेगी कि आर्टिकल 24 के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे शिफ्ट होगा? जो ये क्लेम करेगा कि मैं यहां पे मौजूद नहीं था। समझ आ गई? हां जी, साबित करें आप कि आप यहां पे मौजूद नहीं थे। आईओ ने कहना जी हां जी मैं इस तरह डाटा निकलवा लेता हूं। उससे अगर साबित हो गया कि वाकई वो उस टाइम 1 किलोमीटर इतने दूर था कि वहां पर टावर भी चेंज हो रहा है, ये है प्ली ऑफ एलिबाई। किसके अंदर है? 24 के अंदर है। इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद फैक्ट इन इशू आर रेलिवेंट फैक्ट, वो कहते हैं ऐसे मिलें, उसकी तायद कर दें, किसकी? रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू की, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा, इफ बाय देमसेल्फ आर इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, यानी बाज़ औक़ात खुद ही वो रेलिवेंट फैक्ट के साथ अटैच हो जाए, या ऐसे बीच में और हकायक आए जिनके साथ वो चीज मिलके आपके फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के साथ मिल जाए, तो वो चीज क्या बन जाएगी? रेलिवेंट फैक्ट बन जाएगी। हाँ जी, दे और उनका मिलना क्या होगा? वो कहता है उनका मिलना आपके फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट को या मुमकिनात में बना देगा या नामुमकिनात में बना देगा। यानी या आपके प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल, किसको? फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट को। यानी ऐसा कोई भी फैक्ट जो आपके फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट को प्रोबेबल यानी मुमकिनात में कर दे, या देखो ना उसने कहा मैं मौजूद ही नहीं था, तो वो तो रूल आउट हो गया ना वहां से। ये है चीज जो प्ली ऑफ एलिबाई को स्टैंड करती है कि वो बंदा मौजूद नहीं था, उसने ये स्टैंड लिया, अब बर्डन ऑफ प्रूफ भी उस पर शिफ्ट हो गया, और ये उसका वहां पे ना होना अदरवाइज तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अदरवाइज इररेलिवेंट मे आल्सो बिकम रेलिवेंट। ये है आपका सेक्शन 24, आर्टिकल 24। वो देखो ना आगे उसने आगे जो इलस्ट्रेशन बयान की है, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड ए क्राइम एट पेशावर ऑन अ सर्टेन डे, कि क्या ए ने पेशावर में उस खास जुमे वाले दिन क्राइम किया था। अब वो ए कहता है जी जुमे वाले दिन मैं तो इस्लामाबाद था,
अब उसका ये इस्लामाबाद होना अदरवाइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसने प्ली ले ली है तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? यस, द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट लाहौर इज रेलिवेंट। बड़ी जबरदस्त मिसाल नीचे दी हुई है, पढ़ रहे हो वो? हाँ जी, वो कहता है द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट पेशावर ऑन सर्टेन डे, कि क्या ए ने उस खास जुमे वाले दिन या कोई भी जुमेरात मंगल बुध जो भी दिन है उस दिन उसने क्राइम किया है, मर्डर किया है। अब आगे वो अगला फैक्ट क्या है, वो कहता है उस दिन, भाई जिस दिन की बात कर रहे हो, ए वाज एट लाहौर। अब उसका लाहौर में होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब उसने प्ली ली है कि भाई मैं तो लाहौर था। ये चीज अब उसकी रेलिवेंट होगी। ये है रेलिवेंसी जो 24 एस्टेब्लिश करता है। क्लियर हो गया? हाँ जी, आगे आ जाइए, आपका 27 है। बर्डन ऑफ प्रूफ सर जो अगर ये नहीं करता, ये प्ली नहीं लेता, हाँ जी, बर्डन ऑफ प्रूफ मुद्दई करेगा। यस, अगर ये प्ली लेता है मुद्दई के पास है, यस, उसने साबित करना है। अगर ये ले लेगा फिर इसके ऊपर आएगा, फिर इसके ऊपर जो क्लेम करेगा वो फिर एस्टेब्लिश करेगा। समझ आ रही? नेक्स्ट 27 बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। किसी की बॉडीली फीलिंग्स की बात कर रहा हूं, ये हमारे पहले ही मुखालिफ बंदा है। सिंपल, आपको आर्टिकल की समझ आ गई। सर ये बंदा हमारा मुखालिफ है, इसलिए आप इसको बीच में ना लेके आए। इसने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया है। क्यों लगाया है? ये हमारे मुखालिफ है। अब मुखालफत किसी की, उसका स्टेट ऑफ माइंड इज रेलिवेंट फैक्ट। ये है आपका 27। सुने, ऐसे कोई भी हकायक जो शो करें किसी स्टेट ऑफ माइंड की एग्जिस्टेंस को या बॉडी को, यानी मेरे जेब के अंदर छुरा है या मैंने हाथ में कुछ चीज पकड़ी हुई है, तो क्या है, ये कुछ ना कुछ करेगा। मेरे माइंड के अंदर कोई चीज है और मैंने अपने इस मेंटल स्टेट से पहले भी आपको यह साबित किया है, मैं आपको मुखालिफ हूं। मुखालिफ की स्टेट ऑफ माइंड का पता ही होता है, उसको मौका मिलेगा वो जरूर बगल में वो छुरा लिए फिरता है। पहली स्टेट ऑफ माइंड या बॉडीली फीलिंग्स, अगर ऐसी चीज कोई भी सामने आ जाती है तो वो भी रेलिवेंट बन जाएगी, किसी चीज को साबित करने के लिए या रिबट करने के लिए। हाँ जी, वो कहते हैं ऐसे फैक्ट्स जो किसी चीज की एग्जिस्टेंस को, किसी स्टेट ऑफ माइंड को या किसी इंटेंशन को, नियत को, नॉलेज को, गुड फेथ को, नेग्लिजेंस को, रैशनेस को, इलविल को, गुडविल को, किसी पार्टिकुलर पर्सन के हवाले से, यानी ये स्टेट ऑफ माइंड में यही चीजें होती हैं ना, बुरा भला, ठीक है, ये सारी चीजें उसकी स्टेट ऑफ माइंड को शो करनी या उसकी बॉडी या बॉडीली फीलिंग्स को शो कर रही हूं, उससे जाहिर हो रहा हो कि ये चीज जो है ना इसके फैक्ट इशू या रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव करेगी या रिबट करेगी। रिबट करना मतलब क्या कहते हैं? चैलेंज करना। मैं आपकी इस बात को रिबट करता हूं, आप कहोगे जी ये इररिबटेबल है, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। जो पीएफएसए रिपोर्ट है इररिबटेबल है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसी ही अगर बात अंडरस्टूड हो तो उसको हम रिबट नहीं कर सकते। अब इसने कहा किसी शख्स का स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी की स्टेट या बॉडीली फीलिंग्स, अगर वो फैक्ट इशू या रेलिवेंट फैक्ट को सपोर्ट कर रही हैं या एस्टेब्लिश कर रही हैं या उसकी तायीद कर रही है या तरदीद कर रही हैं, तो वो चीजें भी हमारे लिए रेलिवेंट फैक्ट बन जाएंगी। सिंपल ये है इसके अंदर। ये जी प्रीवियस कमीशन यही इसके अंदर है। नेक्स्ट आ जाएंगी 28। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन करते हो कि ये जो चीज एक्सीडेंटल हुई है या इंटेंशनल हुई है, 28 आर्टिकल है। ऐसे फैक्ट्स जो ऐसे क्वेश्चन को सामने लेके आए, वेदर क्या जो एक्ट है वाज एक्सीडेंटल या इंटेंशनल, ऐसी चीजें क्यों नहीं हो सकती इंपॉर्टेंट, ये रेलिवेंसी है। वो कहता है कि व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन, जब कोई क्वेश्चन हो, ऐसी सूरत हाल बन जाए,
वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, कि कोई काम जो वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, या किसी पता था कि मेरे ऐसे मारने से इसका सर फट जाएगा। समझ आई? तो अब कोई प्ली ले कि ये मुझे पता ही नहीं चला, भाई आपके नॉलेज में नहीं था कि आप कुल्हाड़ी लिए फिरते हैं, या आप सर में डंडा मार रहे हैं, आंख पे डंडा मार रहे हैं, आप उस उंगली में मार रहे हैं, तो वो उसका कॉन्सिक्वेंस का पता है, नॉलेज है आपको उस चीज का। अब वो कहता है कि ऐसी कोई भी चीज जिससे ये क्वेश्चन एस्टेब्लिश हो कि ये इस चीज का इसे पता था या नहीं था, इसको नॉलेज था कि मेरे ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी रेलिवेंट फैक्ट बन जाएंगे। सुने, when there is a question whether an act was accidental or intentional, एक्सीडेंटल और इंटेंशनल की समझ आ गई ना, और या वो किए गए हैं विद अ पर्टिकुलर नॉलेज, आपको नॉलेज भी है, या इंटेंशन द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर क्राइम्स इन ईच ऑफ विच द पर्सन डूइंग दैट वाज अकर्ड इज रेलिवेंट। आगे इलस्ट्रेशन देखें। A is accused of burning down his house in order to obtain money for which it was insured. यानी उसने अपने घर की इंश्योरेंस करवाई हुई थी, खुद ही आग लगा दी उसको तो मुझे इंश्योरेंस मिले। अब आगे सुने, द फैक्ट दैट A lived in several successively each of which he insured, in each of which is a fire occurred, and after each of which fires A received payment from different insurance officers are relevant as tending to show that the fire were not accidental. अब देखें, सवाल ये है कि ये जो काम हुआ है आप नहीं ले रहे हैं जी मैं जानबूझ के नहीं मारा इसे, ये एक्सीडेंटल था। भाई आपको पता था कि 170 की स्पीड पे गाड़ी जा रही है, आपको पता था कि ये अनकंट्रोलेबल भी हो सकती है, आपको पता था कि इधर से भी ट्रैफिक आ सकती है, आप फिर भी कर रहे हैं। ये चीज अब आपका स्टेट ऑफ माइंड, ये चीज भी रेलिवेंट फैक्ट मान जाएगी। ठीक है, मिसाल में उसने दिया है कि एक बंदे ने 3-4 कंपनीज के थ्रू अपना घर इंश्योर करवाया हुआ था, आग लगा ली, अब सारी कंपनियों से उसने पैसे ले लिए इंश्योरेंस के। अब उसे पता था ना कि आग लगाने से इतनी कंपनियों से मुझे फायदा हो जाएगा, अब ये जो इतनी कंपनियों से पैसे लेना है ये भी रेलिवेंट फैक्ट बन जाएगा। उस चीज को फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट को या प्रूव करेगा या डिसप्रूव करेगा। क्लियर हो गया? समझ आ गई? कोई इशू नहीं। आगे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसान है आपके लिए। एडमिशन 30 आर्टिकल। एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री, जुबानी या तहरीरी, विच सुजेस्ट, जिससे ये मायने लिए जाएं या ऐसा इन्फ्रेंस ड्रा किया जाए। इन्फ्रेंस का मतलब समझ आ गया ना, कि जिससे बंदा ये अंदाजा लगा ले, उसे कहते हैं इन्फ्रेंस ड्रा करना। इन्फ्रेंस ड्रा कर ले एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, कि कोई भी आपका रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू है, एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन एंड अदर सर्कमस्टेंसेस हियर एंड आफ्टर मेंशन। अब नीचे जो हालात बयान किए गए, इन हालात में आपने जो बयान दिया है वो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव करे या डिसप्रूव करे, उसको हम एडमिशन कहेंगे। यानी आपका तस्लीम कर लेना। स्टेटमेंट्स जनरेटेड बाय, हाँ जी, अब यहां पे मॉडर्न डिवाइसेस से जो स्टेटमेंट ली जाएगी, इन मे बी एट्रीब्यूटेड टू द पर्सन एक्सरसाइज पावर और कंट्रोल ओवर द सेट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी 2E जो है ना, आगे पीछे लिख ले इधर 2E मॉडर्न डिवाइसेस को भी एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि जब अदालत के अंदर या पुलिस के सामने आप बयान देंगे तो पुलिस के सामने बयान को क्यों अहमियत नहीं दी जाती। वो कहते हैं एडमिशन बिफोर अ पुलिस या कन्फेशन बिफोर अ पुलिस इज नो कन्फेशन। कन्फेशन कहां होगा? जो रेलिवेंट होगा कोर्ट के सामने होगा, क्योंकि वहां पे भी कोर्ट पूछती है कि आप जो बयान दे रहे हैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस का पता है, ये आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, या आप किसी प्रेशर में तो नहीं बयान दे रहे, किसी लालच में तो नहीं दे रहे। ये सारी चीजें क्लियर करके फिर उसका बयान लिया जाता है, वो फिर एडमिसिबल पीस एविडेंस बन जाता है। ठीक है, अब उसने कहा कि कोई भी इस तरह के मामला
जिससे किसी का एडमिशन शो हो रहा हो, तो वो हमें हमारा रेलिवेंट फैक्ट बन जाएगा, और या फैक्ट इशू को या रेलिवेंट फैक्ट को सपोर्ट कर रहा हो तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट बन जाएगा। अब आपका 37 है आगे, ये है जी 37। याद रख लीजिएगा कि पुलिस के सामने कोई कन्फेशन नहीं है। 37 के अंदर लिखा हुआ है, वो कहता है कि कन्फेशन, अगर कोई आपसे पूछ ले हाँ जी पुलिस के सामने तस्लीम कर ली है, तो आप उसे कह सकते हैं कि आपने 37 आर्टिकल नहीं पढ़ा लगता है। क्या कहता है, कन्फेशन काज बाय इंड्यूसमेंट, किसी को वर्गलाकर, थ्रेट धमकी देकर या कोई वादा वाइद करके आपने उससे कन्फेशन करा ली है। व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, वो कहता है कि कब वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इररिलेवेंट हो जाता है, ये आपको 37 बता रहा है। ये कह रहा है कि आ कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन, जब एक मुल्जिम बंदे से कन्फेशन करवाया जाए, इज इररिलेवेंट, वो इररिलेवेंट हो जाएगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इफ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट टू हैव बीन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट। यानी ऐसा कोई भी कन्फेशन जो किसी को तरगीब दिलाकर करवाया गया हो, ऐसे ही होता है ना, तरगीब दिलाकर, मारकर, थ्रेट करके, धमकी देकर करवाया गया हो, तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वो कन्फेशन है ही नहीं। या प्रॉमिस हैविंग रेफरेंस टू द वो चार्ज अगेंस्ट, वही सारा जो मैंने आपको बता दिया आगे वही है। 38 पे आ जाए, कहता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, अब उसको प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। यानी आप लिख के लेके गए हैं कि जी मेरे सामने इसे तस्लीम कर लिया है, कोर्ट कहती है कि अब उस बंदे के खिलाफ आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आपका 38 कह रहा है। क्या कह रहा है, 38 कह रहा है कि जिस बंदे ने पुलिस के सामने बयान दिया है वो उस बंदे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। कोई इसमें कंफ्यूजन? अब आगे आपका है 40। मैं कहता हूं कि ये जो 38 है ना, इसकी एक्सेप्शन है 40। यानी वहां पे कहा कि उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, 40 में कहा कि किस हद तक उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ आई? सुने, हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड में बी प्रूव्ड, उसके खिलाफ कितनी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की जा सकती है। सुने, अब ये जो हम रिकवरी करते हैं मुल्जिम से, सुन लें, ऊपर कहा 38 के अंदर कि पुलिस के सामने जो भी एडमिशन है वो उसके खिलाफ कन्फेशन है, वो उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। ये क्या जनरल प्रिंसिपल बन गया? अब 40 के अंदर उसकी एक्सेप्शन आ गई। भाई आपने कहा ना कि सर इसने कहा है जी मैंने आला कत्ल वहां छुपाया हुआ है, अब रिकवर करने जा रहे हो, उसमें डाल भी रहे हो, तो इसकी किसने आपको इजाजत दी है? ये आर्टिकल 40 ने आपको इजाजत दी है कि अगर उसकी पॉइंटेशन पे कोई चीज रिकवर हो रही है, यानी सेक्शन आर्टिकल 38 सिंपल उसका एक स्टेटमेंट है जिसको कन्फेशनल स्टेटमेंट कहते हैं, वो किसी चीज से कोलैबोरेट नहीं करता, कोलैबोरेशन उसकी तायद नहीं हो रही। जबकि 40 में इसलिए इस हद तक उन्होंने कहा कि आप उसके कन्फेशन को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके सिंपल स्टेटमेंट की तायद भी हो गई, रिकवरी भी कर ली है। हाँ जी, ये आला कत्ल सामने आ गया, इसकी पॉइंटेशन हमने वहां से रिकवर की है, इसलिए अब इतना पुलिस के सामने जो इसका तस्लीम करना था वो रेलिवेंट फैक्ट हो गया। अब वो इसके खिलाफ, हाँ जी, आपसे रिकवरी हो गई है। 38 तो कहता है कि पुलिस के सामने जो भी स्टेटमेंट है वो उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन 40 ने कहा कि अगर उसकी कोलैबोरेशन हो जाए तो वो फिर उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। समझ आया? कॉन्सेप्ट बन गया। ये 38 और 40 ना भूलिएगा। When any fact is deposed मीन जो शहादत दी जाए, डिपोज करते हैं ना, शहादत देते हैं। Any fact is deposed as to discovered, बरामद हो गया है, in consequence of information, यानी उसने जो इंफॉर्मेशन दी
उसके नतीजे में एक चीज क्या हो गई है, डिस्कवर हो गई है, इतनी इंफॉर्मेशन अब उसके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगी। अगर डिस्कवर ना होती तो फिर किस आर्टिकल में जाना था, 38 में। अब डिस्कवर हो गई है उसके कन्फेशन के कॉन्सिक्वेंस में, इसलिए अब वो हमारे लिए रेलिवेंट हो गया और वो उसके अगेंस्ट इस्तेमाल होगा। रिसीव्ड फ्रॉम ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस इन द कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। देखो ना, अब पुलिस की कस्टडी में ऊपर कहा कि पुलिस के सामने नो कन्फेशन, और वो जो कन्फेशन हुआ उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन यहां पे कह दिया कि उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि उसके कन्फेशन के कॉन्सिक्वेंस में वो चीज क्या हो गई है, डिस्कवर हो गई है, रिकवर हो गई है, और पुलिस की कस्टडी में उसने इंफॉर्मेशन दी और उसके कॉन्सिक्वेंस में वो चीज रिकवर हो गई है। इतनी चीज उसके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगी। कोई नहीं मानता, मैं मानता हूं कि 38 जो है उसकी एक्सेप्शन 40 है। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट मान गया। Whether confession or not relates to disturbance may be proved, अब उसके खिलाफ वो इस्तेमाल हो सकती है। क्लियर हो गया। अब यहां पे जो ना आप लिख लो 103 सीआरपीसी, जो सर्च होती है, तलाशी होती है सारी, और प्राइवेट विटनेसेस जो भी डाले जाते हैं, वो 103 है सीआरपीसी का, और 162 सीआरपीसी, ये सारे इससे मुतल्लिका हैं। रिकवरी का 103 सीआरपीसी और 40 क्यूएसओ याद रख लेंगे, इसलिए उसके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। बड़ा कॉन्सेप्ट था ये, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। ले जी, आज हम आखिरी ये पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, खत्म होने लगा है अभी। आपका डाइंग डिक्लेरेशन आ गया है। डाइंग 46 अब पे आ जाओ। केसेस in which statement of relevant fact by a person who is dead or cannot be found etc is relevant। अब एक बंदा है ही नहीं हमारे पास, बंदा मर गया है। मैंने 20 में आपको जब शुरू किया था, मैंने कहा था बात किसकी होनी है, रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू के साथ कौन सी चीज रेलिवेंट हो सकती है उसकी बात होनी है। रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू के साथ कौन सी चीज रेलिवेंट हो सकती है उसकी बात होनी है। किस किस चीज ने किन किन हालतों में, पुलिस कस्टडी में या पुलिस की कस्टडी के बगैर या अदरवाइज, किस फैक्ट को रेलिवेंट फैक्ट कहेंगे, अगर वो रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू पर असरअंदाज होगा तो। अब उसने कहा एक ऐसा बंदा जो मर गया है, या whose presence cannot be procured, जिसकी हाजिरी को यकीनी बनाया नहीं जा सकता, जो प्रैक्टिकेबल ही नहीं, बंदा मर गया। अब वो मरने से पहले एक स्टेटमेंट दे गया, एक फोरम पे दे गया, अब उसका वो स्टेटमेंट भी वो रेलिवेंट होगा। डाइंग डिक्लेरेशन का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि अगर बंदा मरने से पहले डिक्लेयर कर दे, डाइंग डिक्लेयर कर दे, डाइंग उसे कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन, नज़ई बयान। डाइंग मरने से पहले डिक्लेयर कर दे कि मुझे फलां फलां शख्स ने मारा था। अब ये अगर वो एक डॉक्टर की मौजूदगी में अपने हवास कायम रखते हुए कह दे और उसके बाद उसकी डेथ हो जाए, अब ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट हमारे लिए, जितना अगर वो जिंदा होता तो जवाब देता। इसका कहां लिखा हुआ है, 46 के अंदर लिखा हुआ है। हाँ जी, लिख लो 174 सीआरपीसी, पुलिस रूल्स का लिख लो 21(5), 25-21 भी है, 25-21 पुलिस रूल 1934। ठीक है, लिख लिए। और 46(1) आर्टिकल खास का डाइंग डिक्लेरेशन 46(1)
वो कहता है कि ऐसे स्टेटमेंट वो जुबानी भी हो सकते हैं या तहरीरी भी हो सकते हैं, किससे मुतल्लिका हो, रेलिवेंट फैक्ट से, मेड बाय अ पर्सन, ऐसे शख्स ने वो किए हों, हु इज डेड, जो मर गया है, और हु कैन नॉट बी फाउंड, जो अब मिल ही नहीं सकता, या हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, जो अब एविडेंस भी नहीं दे सकता, और या हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड, जिसको बुलाया ही नहीं जा सकता, विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले, अगर बुलाएंगे तो बहुत ताखीर हो जाएगी या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इन सिचुएशंस में जो नीचे दी गई हैं, इन सिचुएशंस में अगर हमारे पास ये चीज हो तो वो भी काफी होगी। बंदा मौजूद नहीं है, बंदा आ नहीं सकता, अगर आना है तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। इन सूरत हाल में कौन सी चीज रेलिवेंट हो सकती है, इनका मुतबादल हो सकता, बंदा नहीं है, मर गया है या है ही नहीं, या अगर है तो उसको लाना बड़ा महंगा पड़ेगा। तो इन सारे हालात की मौजूदगी में कौन से फैक्ट्स जो हैं वो रेलिवेंट बन जाएंगे। 46(1) कहता है डाइंग माइग्रेशन। सबसे पहले when the statement is made by a person as to the cause of his death, अपनी ही मौत के बारे में बता रहा है वो बंदा, और as to any of the circumstances of the transaction, वो देखना अब एक ही सिलसिले की कड़ी चल रही है, ट्रांजैक्शन सेम है। अभी ये नहीं है कि आज उसने बयान दिया 5 दिन बाद उसकी डेथ हो गई है, भाई 5 दिन अपने होशो-हवास में रहा, अब वो जो उसने कहा था वो रेलिवेंट नहीं है। अगर अभी दिए और आधे घंटे बाद उसकी डेथ हो गई है, रीजनेबल उसके पास टाइम नहीं मिला और उसके बाद होश में नहीं आया, वो जो उसका स्टेटमेंट था वो फिर डाइंग डिक्लेरेशन होगा, वो रेलिवेंट होगा। ठीक है, आज अपनी ही वजह मौत के हवाले से बता दे या ऐसे मामलात कर दे कि जिसकी वजह से उसका रिजल्टेड इन डेथ, डेथ की शक्ल में हो गया, इन विच द कॉज ऑफ दैट पर्सन डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन, जब किसी शख्स की वजह मौत आप दरियाफ्त कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपके पास और कोई चीज नहीं है, लेकिन उसी शख्स का बयान जो मर गया है वो आपका रेलिवेंट हो जाएगा। जब उस शख्स की वजह मौत को आपने डिस्कवर करना है तो समझ आ गई। फिर उस बंदे का बयान, वो कहता है जनरल प्रिंसिपल ये है कि जिस बंदे ने बात कही है ना, वो बंदा आके अपनी गवाही दे, हाँ मैंने कही थी। ये क्या है, जनरल प्रिंसिपल है। अब 46(1) उसकी एक्सेप्शन है। हाँ, अगर वो बंदा नहीं है लेकिन उसका स्टेटमेंट आ गया है, बंदा कहाँ है, मर गया है। नंबर 2, बंदा है ही नहीं या है तो उसको लेके आएंगे बड़ा मुश्किल होगा, महंगा होगा, तो फिर उसका जो स्टेटमेंट है वो भी रेलिवेंट होगा। ये तो 46 में जनरल बात कर दी। अब 46(1) में कहा कि अगर किसी बंदे की वजह मौत को डिस्कवर करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, और बंदा भी वही है जो मर गया है, उसने अपना स्टेटमेंट दिया है, अब उसका स्टेटमेंट बड़ा रेलिवेंट होगा, वो रेलिवेंसी को एस्टेब्लिश कर देगा। ये है आपका क्या चीज है, डाइंग डिक्लेरेशन। बस ये आपका 46(1) था। आज इतना ही रखते हैं। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। अगला आपका जो पोर्शन है वो शुरू करेंगे। अगर 46(a) पढ़ना तो वो भी कर लें, 46(a) भी देख लो साथ ही, मैंने लिखा हुआ था वो भी। अब आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो एविडेंस है ना, वो 46(a) के तहत होती है। जदीद दौर की जितनी भी सारी है वो 46, इससे प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल है। ये आपका ऑब्जेक्टिव बन सकती है कि किस आर्टिकल की शहादत को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ, यानी वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये सच्ची है। लाइक सीसीटीवी फुटेजेस झूठ बोल सकती है, उसको क्या हासिल है, प्रिजम। ये वर्ड याद रख लीजिए जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, इसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल है। क्या हासिल है, प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल है इन चीजों को, प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ इन चीजों को हासिल है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, मॉडर्न डिवाइसेस, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर वो क्या है, इनको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल है। वो कहता है कि स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जनरेटेड, रिसीव्ड और रिकॉर्डेड बाय एन ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम व्हाइल इट इज इन वर्किंग ऑर्डर आर रेलिवेंट फैक्ट्स।
आपकी सीडीआर समझ आ गई? आपसे कोई पूछ ले कि आपकी सीसीटीवी फुटेजेस को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल है, तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आप क्या कहेंगे? 46 से। आपकी सीडीआर उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ वो बता रही है कि आप उससे मौजूद थे, आपने उससे बात की है और आप ही आखिरी पर्सन है जिसने उससे बात की, उसके बाद नंबर बंद हो गया है। अब उसका देखें एवं नहीं गले की हड्डी चीज बन जाती है, अब ये रेलिवेंट बन गई, अदरवाइज आप जैसे मर्जी बातें करते रहे। लेकिन जब वो चीज इन क्वेश्चन आ गई और आप ही वो आखिरी शख्स है जिससे उसकी बात हुई है, अब आपका आखिरी दफा उससे बात करना, वो हाँ 1 सेकंड की हो या आपकी एक मिस कॉल हो, वो आपके गले की हड्डी बन जाएगी और वो आखिरी दफा बात करना आपका रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट को सपोर्ट कर रहा है। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानी तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।